गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो बात कर रहे हैं एमाइन चैप्टर में, हम बता चुके हैं आपसे एमाइंस क्या है, यूपीएससी नेमिंग एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर द एमाइंस। इन चीज़ों की चर्चा हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो आपसे कुछ फिजिकल ट्रेंड्स की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की डिस्कशन हम अपने आज की क्लास में करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए एमाइंस के, एमाइंस में एक बहुत जनरल उसमें कि एमाइंस क्या बेसिक नेचर के होते हैं या एसिडिक नेचर के होते हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि जो ट्रेंड है उनका एमाइंस का, वो किस तरह से बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है। तो एमाइंस सभी के सभी एमाइंस, अगर आप नेचर की बात करें तो दे आर लुईस बेस, बेसिक कैरेक्टर। यदि अगर आपसे नेचर पूछा जाए कि क्या नेचर वो शो कर रहे हैं, तो बेसिक नेचर को वो शो करेंगे। दे आर नॉट शोइंग द एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर को वो शो करते हैं। तो एमाइन में रीज़न क्या है उसका कि कोई भी एमाइन जो है आपका नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है इस तरह से, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो उसका नेचर है वो पूरी तरह से बेसिक है। तो सबसे जो जनरल ट्रेंड है आपका यही पूछा जाता है कि नेचर क्या होगा, तो ये सभी के सब एमाइन आपके बेसिक नेचर को शो करेंगे। क्लियर? एमाइंस बेसिक नेचर को शो करेंगे। अब यहाँ आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह की चीज़ों को आपसे पूछा जाता है कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रेंड आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ईडीजी ग्रुप और ईडब्ल्यूजी ग्रुप, इसको आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो जितने भी हमारे अल्काइल के रेडिकल हैं वो सब के सब डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ग्रुप का काम करते हैं। तो एमाइन में जितने ज़्यादा रेडिकल होंगे तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो बहुत ही ईजिली क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, उसका रिमूवल भी आसान होगा। तो क्रम में लगाया जाए, बेसिक की बात की जाए तो सबसे टॉप किस पे होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का क्रम जो है वो फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये कुछ आपका क्रम रहेगा कि प्राइमरी एमाइन यानी 1 डिग्री, चूंकि उसके पास एक ही रेडिकल मौजूद है, कम रिपल्सन का सामना कर रहा है, एक ही डायरेक्शन से उसके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 डिग्री में बेसिक नेचर आप देखेंगे कम ही होगा। क्लियर? अब दूसरी 2 डिग्री में आ जाइए तो एमाइन के पास जो रेडिकल है, यानी दो तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, एक इधर से और एक इधर की तरफ से, बहुत अच्छी तरह से। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है ग्रुप ज़्यादा, तो रिपल्सन भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस पे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। सिंपल। और यदि आपका 3 डिग्री एमाइन है तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, जब पता चला कि 3 ऑफ डायरेक्शन से उसके पास कहना चाहिए ईडीजी ग्रुप आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी के साथ रिमूव होगा। तो ये जो क्रम है आपका इस तरह से चलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इज इट क्लियर?
इस क्रम को आप ध्यान रखिए। एक तो तरीका आपका यह है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, कि एमाइंस का बेसिक नेचर क्या होगा उसको आप हमें बता दीजिए। तो ये वो उस क्रम को करेंगे। व्हाट इज द रीजन दैट द 3 डिग्री अमाइन टर्शियरी अमाइंस इज मोर बेसिक कंपैरिजन देन 1 डिग्री। तो यहाँ आप कहेंगे कि द पीडीसी ग्रुप इज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन, so the electron due to the electron repulsion, the removal of electrons, the lone pair of electrons easily removed from the tertiary amines comparison than primary amine। यहाँ ये लॉजिक आपका काम है। अब आप लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पढ़ा जिसको केबी के द्वारा डिनोट्स करते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आपसे एक सिंपल तरीके से कह दिया जाए कि भाई आप जो हैं एमाइंस को शो कीजिए, उनको लगाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक तरीका आपका यह होगा कि आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, आपको एक टेबुलर वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कौन सा वाला एमाइन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम होगा। तो उसमें पी के बी की वैल्यू आप निकाली है आपने। पी के बी हमेशा इन्वर्सली चलता है, इस बात का ध्यान रखिए कि पी के बी जो है हमारा ये इन्वर्सली है आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यानी पी के बी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा अच्छा बेस है। दो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, एक मान लीजिए कोई एमाइन एक्स लिख दिया, कोई वाई लिख दिया, सिंपल बताना चाह रहा हूँ। और पहले वाले की मान लीजिए वैल्यू आ रही है 4.79 और दूसरे वाले की वैल्यू मान लीजिए आ रही है 7.76। तो कहीं ये ना मानिएगा आप कि इस वाले की वैल्यू ज़्यादा है 7.73, इट मीन्स ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एमाइन होगा। नो, जो लोअर वैल्यू में जा रहा है जिसकी पीकेबी वैल्यू कम है, याद रखिए वो ज़्यादा बेस मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कहीं कोई आपसे टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए और टेबुलर फॉर्म में पी के भी वैल्यू देके आपको तरह तरह के अमाइन लिखे जाएं और आपसे पूछा जाए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो जिस अमाइन की पी के भी वैल्यू सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस फैक्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कहीं भी कोई डाउट आप दिमाग में ना रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। यानी पी के भी वैल्यू लोअर का मतलब उसकी बेसिसिटी कम होना नहीं है, उसकी बेसिसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। क्योंकि पी के भी वैल्यू जो होता है माइनस लॉग के भी होता है, मतलब इन्वर्सली चलता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ एक जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें आप इस तरह से लगाइए वाई द अमाइंस आर शोइंग द बेसिक नेचर नॉट एसिडिक। तो यहाँ लॉजिक आपका लगेगा कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, तो वो बेसिक नेचर ही दिखाएगा। अच्छा, कौन सा बेसिक होगा? क्या वो ब्रोंस्टेड का बेस होगा या वो लुईस का बेस होगा? तो ब्रोंस्टेड का तो होना ही नहीं है, क्योंकि OH को कौन सा रिसीव करना है उसको, तो वो आपका लुईस का कहना चाहिए एक अच्छा सा बेस हो। एक तो चीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक करेक्टर को वो शो करता है। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन भी बता रहा हूँ जो आप इजीली समझ सकते हैं उससे। रिएक्शन इस तरह से है कुछ कि आप मान लीजिए आपको एक प्राइमरी अमाइन दिया हुआ RNH2, कोई प्राइमरी अमाइन दे दिया और उसके पास एक रेडिकल है, ठीक, एक प्राइमरी अमाइन आपको गिवन है। अब यहां मान लीजिए आप ले आए कोई अपना हेलो एसिड HX, एक हेलो एसिड आपने लिया। अब हेलो एसिड जो आप इस तरह से ले रहे हैं अपना, एक हेलो एसिड है आपके पास, एक आपके पास 1 डिग्री अमाइन, दोनों में आपने रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन करने में क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसी कंडीशन पे जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो लोन पेयर को ईजिली रिमूवल हो जाएगा जब आपके पास कोई हेलो एसिड आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ या मान लीजिए आपका शिफ्ट हो गया इस तरह से। अब जब ये शिफ्ट हो गया तब आपकी कहना चाहिए कि बॉडी जो होगी वो RNH2 इस तरह से हो गया आपका RNH, और एक आपका हैलाइड भी इसमें जुड़ जाता है। ये आपकी कंडीशन हो जाती है RNH3 पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, क्लियर, और एक आपका कहना चाहिए हैलाइड वाला पार्ट अलग हो गया। तो इस तरह का एक साल्ट जो है आपका प्रिपेयर हो जाता है।
और आप जानते हैं कि जब एसिड और बेस दो मिलते हैं तो साल्ट का प्रोडक्शन होता है, साल्ट का जनरेशन होता है। एक तो मैंने आपको चीज़ ये बताई, ये भी इस बात को प्रूव करता है कि यदि किसी 1 डिग्री अमाइन के साथ अगर हैलो एसिड को मिला दिया जाए तो हैलो एसिड के मिलाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होगी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी जो हैलोजन अपने आप में है। तो ईजिली जो होगा वो ये वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा इसको, इलेक्ट्रोफाइल को यानी हाइड्रोजन को, तो यहाँ जुड़ जाएगा, RnS3 पॉजिटिव हो जाएगा और आपके हैलोजन पे, हैलाइड पे जो है चार्ज आपका निगेटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आप इसको समझिएगा। यस सर। अब नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया, अब दूसरी रिएक्शन, ये तो मैंने आपको एक बताई है एल्काइल एमाइन, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको एक एल्काइल एमाइन में बताई है, जब सीधा सीधा कोई एल्केन एमाइन जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कि एक एराइल एमाइन हो जिस पे बेंजीन का रिंग हो, ठीक, क्या इसमें कुछ रिएक्शन अलग होगी? ये बेंजीन का मैं एक अमाइन बेंजीन अमाइन ले रहा हूँ जिसको आप शॉर्ट में एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब जब आप बेंजीन अमाइन लेंगे जिसको एनिलीन बोलते हैं, वही सेम रिएक्शन है, आप हैलो एसिड मिला रहे हैं इसमें, इस तरह से HX आपने मिला दिया, क्लियर? तो जब आप हैलो एसिड मिलाएंगे तो हैलो एसिड मिलाने में सेम वही रिएक्शन होगी, यानी जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी लोन पेयर की, जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से इस पार्ट पे चला जाएगा। अब इस पार्ट पे गया तो यहां भी सेम कंडीशन है आपका, बेंजीन के रिंग पर इस तरह से NH3 पॉजिटिव होकर चार्ज आ गया और इधर की तरफ आपका एक हैलाइड वाला चार्ज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम है, याद रखिएगा रिएक्शन में, क्योंकि इसको एनिलीन बोलते हैं तो इसको एनिलियम, अगर मान लीजिए क्लोराइड है तो क्लोराइड बोल देंगे, अगर मान लीजिए हैलाइड है तो हैलाइड मतलब बोल देंगे। जनरल केस में HCl और HBr जैसी चीजें बोल देंगे। HCl और HBr ठीक है, HF में नहीं होगा, HI में बहुत विग्रियसली होगा, तो HF का तो है ही नहीं, आप देखते हैं केमिस्ट्री में HCl HBr HI नहीं देते, चूंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेजी के साथ करना चाहिए, एसिडिक नेचर दिखाएगा, दे हैव नॉट कंट्रोल। तो ये एनिलीनियम हैलाइड आपका बन जाता है, यानी दोनों में ही साल्ट का प्रिपरेशन आपका हो जाता है, चाहे वो बेंजीन अमाइन हो या चाहे वो आपका एल्केन अमाइन। इज इट क्लियर भाई? अब दूसरी रिएक्शन, यानी सभी में जो है आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो इसको, ये मैंने आपको बेसिक नेचर की बात करी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अमाइन में वो बेसिक नेचर के ही ज़्यादा आते हैं। और बेसिक नेचर के क्यों आएंगे? सिंपल ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर दिखा रहा है तो वहाँ उसके एसिडिक नेचर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेने करने के लिए आएगा, तो वहीं अमाइन में आपको बेसिक नेचर के हिसाब से समझना है। तो मैंने आपको दो रिएक्शन जो आप बोर्ड पे देखना मैंने बता दी है कि चाहे आपका एल्केन अमाइन हो, आपने हेलो एसिड से कराया तो भी साल्ट बना आपका, और अगर आपने एनिलीन से करा दिया बेंजीन अमाइन से और हेलो एसिड को मिलाया तो वहाँ आपका एनिलियम हैलाइड बन गया। दोनों ही इस बात को प्रूव करता है कि वो लोन पेयर के शिफ्टिंग इजीली कर देता है, यानी बेसिक नेचर को दिखा देता है। अब मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने यही वाले जो साल्ट बनाए हैं, जो इनको मैं साल्ट बोल रहा हूँ, ये RnS3 पॉजिटिव है, X है, ये आपका मैंने साल्ट बनाया, अगर मैं इसको कहीं हाइड्रोक्साइड का आयन दूँ तो क्या रिएक्शन होगी? हाइड्रोक्साइड के आयन में अगर आप मिला देंगे तो यहाँ कंडीशन बदलेगी। क्या होगी रिएक्शंस? तो रिएक्शन में आप फिर दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस साल्ट के लिए, तो मैं लिखने के लिए यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यही मेरा साल्ट है RnS3 जो पॉजिटिव आ रहा है इस तरह से इसके पास, और इधर की तरफ आपका हैलाइड RnS3 पॉजिटिव X निगेटिव। अब यहां मैंने क्या करा जी, हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन मान लीजिए इसको कहीं से मिल गए, OH निगेटिव आयन से इसकी रिएक्शन कराई गई। तो कराने के बाद क्या देखा कि किसी ऐसे बेस से मिलाया गया, मैं आपको बताऊं, जो ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है,
और ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है कि दो सब्सटेंस विच आर रिलीज द OH नेगेटिव आयन कंसीडर एज ए बेस। तो NaOH है या KOH है, कुछ इस तरह का हमने मिला दिया इसी वाले साल्ट के पास, तो वो क्या रिलीज करेगा? मान लीजिए NaOH है जो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली में गिना जाता है, तो वो तुरंत OH नेगेटिव देगा। इस तरह से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा जी, जो एक कहना चाहिए जबरदस्ती जो इसके पास ये प्रोटॉन आया था वो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में तुरंत जो प्रोटॉन है आपका वो फिर दोबारा हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला जाएगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा और ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा और फिर दोबारा रिएक्शन आपकी यही प्लॉट आएगी जहां से चली थी, RNH2, ये H इधर की तरफ आ गया आपका, HOH वाटर बन गया और आपका हैलाइड वाला पार्ट फिर दोबारा अलग हो गया। तो यहां इस तरह से कहना चाहिए ये रिएक्शंस को अंजाम देते हैं और ये तभी पॉसिबल होगा। अब कंडीशन क्या है कि भाई एल्कली में एमाइन सोल्यूबल हो सकता है लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। एक फैक्ट याद रखिएगा कि एमाइन साल्ट आर सोल्यूबल इन, एमाइंस का जो साल्ट है, एमाइन का जो साल्ट बनेगा, जो ये वाला साल्ट है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये तो साल्ट सोल्यूबल है। लेकिन अगर आप एमाइन से कंपैरिजन कराने के एमाइन मतलब आपका जो एमाइन है वो वाटर में सोल्यूबल होगा तो नहीं, साल्ट इज सोल्यूबल बट जो आपका एमाइन है वो सोल्यूबल नहीं होता। सोल्यूबिलिटी के फैक्ट में उसकी भी एक क्रम है। ये कुछ कहना चाहिए कंडीशन है। तो एल्कली में जो है इजीली जो है सोल्यूबल हुआ, तो दो मैंने आपको कंडीशन बताई है। बहुत सारी NCERT की बुक में और अच्छा बताने के लिए आप जो मैंने PKV वैल्यू की डिस्कशन करी, तो कृपया करके आप NCERT की टेबल 13.3 के फिगर को समझ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे PKV की वैल्यू गिवन है, तो इसको आप कृपया करके देख लेंगे तो देखने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक नेचर की बात करी मैंने। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं जो आपसे कहना चाहिए कि मैक्सिमम बात कर रहा हूँ वो है कि यदि हमसे बेसिक स्ट्रेंथ के क्रम में अगर हमसे कहा जाए कि इनको लगा दीजिए, ये क्वेश्चन है जो आपके NCERT में ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इनको क्रम से लगाइए। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग से कमजोर की तरफ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ में आपको एमाइन को लगा देना, और वो एमाइन कौन कौन से दिए हुए हैं बोर्ड पे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो बेंजीन, जिसको एनिलीन बोलते हैं, C6H5NH2। एक तो मान लीजिए आपको ये दे दिया एमाइन, एनिलीन बेंजीन एमाइन ये दे दिया। एक मान लो आपको दे दिया एक प्राइमरी एमाइन दे दिया C2H5NH2, इथेन एमाइन जिसको बोलेंगे आप। एक आपको ये दे दिया इथेन एमाइन, बेंजीन एमाइन, इथेन एमाइन। एक दे दिया आपको C2H5NH, एक मान लीजिए आपको ये वाला एमाइन 2 डिग्री एमाइन, और एक जो दिया आपको वो खाली आपको अमोनिया गैस दे दी गई। एक आपको अमोनिया, आपको 4 ये फिगर दिए गए, एक एनिलीन, एक इथेनामाइन, एक दे दिया गया आपको जो 2 डिग्री में जा रहा है आपका एन इथाइल इथेनामाइन, और एक अमोनिया आपको गैस दी गई। हमसे पूछा कि भाई इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। डिक्रीजिंग माने सबसे मजबूत से कमजोर की तरफ, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीक, सबसे पावरफुल कौन होगा। तो यहाँ सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होना चाहिए, यानी इसका सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा। तो पहले जरा हम बारीकी से समझ लें। भाई ये तो एक सीधा कहना चाहिए आपका एराइल एमाइन है, इसकी कंडीशन अलग है।
ये एक 1 डिग्री वाला एमाइन है आपके पास, ठीक, ये 2 डिग्री वाला एमाइन है, और ये एक नॉर्मल आपके लोन पेयर वाली एक अमोनिया गैस है। तो इनमें मैंने आपको बताया कि सबसे जो मजबूत होगा वो होगा जिसमें कि लोन पेयर इजीली शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ कोई ज़्यादा केस नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, एक आपका एनिलीन है और एक आपकी अमोनिया है। तो इनमें सबसे जो मजबूत होगा वो होगा 2 डिग्री अमाइन। क्यों होगा जी? क्योंकि EDG ग्रुप उसके पास ज़्यादा है, तो C2H5NH2, C2H5 का मतलब 2 डिग्री वाला जो एमाइन है आपका वो यहाँ विनिंग होगा। रीज़न उसका ये है कि उसमें ज़्यादा रेडिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ईजी होगी। नंबर 1, अगर आपसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे सेक्शन आपका बी में 3 मार्क्स में आ गया और आपसे इनको डाटा को बात देने के बाद आपसे पूछें कि बताइए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर किसका होगा, तो ध्यान से, क्योंकि इस बार MCQ वगैरह तो है नहीं आपका बोर्ड में, बदल चुका पूरा ही क्राइटेरिया, तो आप विनिंग करवाइए उसको 2 डिग्री अमाइन को, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली लोन पेयर जाएगा, शिफ्ट होगा। चलिए दूसरा आप किसको रखेंगे जी? दूसरे में आप लाएंगे प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री वाले अमाइन। पहले 2 डिग्री क्रम में लिख रहा हूँ, और उसके बाद C2H5 इथेन अमाइन, ये आ गया आपका 1 डिग्री में आ जाएगा इस तरह से बेसिक नेचर के मामले में, सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन होगा? तो अमोनिया पे कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, उसको कोई लोन पेयर घुमाने की जगह तो मिल रही है भाई, उस पर कोई रेजोनेंस नहीं है। जबकि आपके एनिलीन में रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, तो वो लोन पेयर को घुमाने के लिए उसके पास एक अच्छा खासा एरिया है, अवेलेबल है। तो जब उसके पास है तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ जीतेगी आपकी अमोनिया गैस NH3। अगर अमोनिया दे दें तो अमोनिया को थर्ड पे रखिएगा, और सबसे वीक बेसिक नेचर जो दिखाएगा आपका वो दिखाएगा एनिलीन। एनिलीन सबसे वीक होगा, एराइल अमाइन। अगर एलिफेटिक यानी आपको एल्केन अमाइन और एराइल अमाइन में कंपैरिजन करना पड़े बेसिक नेचर में, तो याद रखिए आपके चैंपियन हमेशा एल्केन अमाइन ही होंगे, एराइल अमाइन कभी भी नहीं जीत पाएंगे। बेसिक नेचर में वो आपके सबसे कहना चाहिए कमज़ोर होते हैं। तो ये मैंने आपको क्रम बताया कि यहाँ चूँकि लोन पेयर की जो शिफ्टिंग होगी वो उतनी ज़्यादा इजीली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का एक फैक्टर काम कर रहा है, और रेजोनेंस के फैक्टर के काम करने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का उतनी ज़्यादा जल्दी से शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 4 अगर आपसे पूछे जाएं बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कई बार पूछे गए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे कई बार सभी बच्चों से कहा है पहले भी कि आप जो आपकी बुक में है आप उन कंटेंट को बहुत ध्यान से समझकर उनके अच्छी तरह से जैसे तैयार करें। क्वेश्चंस बोर्ड में कोई अलग से नहीं बनाए जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का बेस बनाकर होगा। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके साथ प्रॉब्लम थी टर्म फर्स्ट में, क्योंकि टर्म फर्स्ट में MCQ का पोर्शन तो बहुत ही थोड़ा था, बुक में है ही नहीं। NCERT एग्जाम्पलर में है कुछ MCQ वगैरह के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जो टर्म सेकंड में है इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में इजीली आ सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आप इंटेक्स की एक्सरसाइजेस को, मेन एक्सरसाइजेस को, और जैसे कि आपने सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का अगर देख लिया हो तो उसमें भी बिल्कुल यही है कि अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही ऑर्डर उसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे के कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो ईजिली जो है क्वेश्चन भी उससे बढ़िया ही बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि एराइल एमाइन जो है आपके वो सबसे वीक एसिड में काउंट होंगे कंपैरिजन दैट फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर अमोनिया की जंग कहीं हो जाए आपके कहना चाहिए कि अमाइन से, तो अमोनिया उससे ज़्यादा बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, उसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। और यदि कहीं झगड़ा हो जाए आपके एल्केन अमाइन से तो एल्केन अमाइन को जितवा दीजिएगा, एल्केन अमाइन देन अमोनिया देन एराइल अमाइन। और यदि इसमें भी आपकी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ जाए तो क्रम याद रखिएगा 2 डिग्री को जितवा देंगे आप। ये ट्रेंड होगा जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ रिएक्शंस हैं उनको आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको एक रिएक्शन जो
आई है कई बार, जनरल डिफाइन ब्रीफली में आ चुका है वो क्वेश्चन। तो इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये बहुत बोर्ड में पूछी गई है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो वो क्या है उसी को मैं बता रहा हूँ। इसमें करते क्या है, पहले मैं एक बेसिक बता दूँ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में, कि प्राइमरी एमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, CaCl3 बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, और एक आपने बेस लिया जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH, एक बेस, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म, और 1 डिग्री अमाइन। ये 3 आपके मेन रिएक्टेंट होते हैं। इनमें जब रिएक्शन कर देंगे आप तो RNC यानी नाइट्राइल, NC, N ट्रिपल बॉन्ड C आपका बनेगा, नाइट्राइल ग्रुप आपका बन जाएगा। इसी को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? और इसमें जो आपका, आप जानते हैं कि अगर एक तरफ K है, मैं आपको लिख कर बताऊं जिससे आप और इजीली समझ जाएं। ये रिएक्शन बोर्ड में, मैं उन क्वेश्चंस की बात आपसे कर रहा हूं जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको अभी ये वाला क्वेश्चन कराया, ये बोर्ड के वो फेवरेट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में कई बार दिए गए। तो ऐसी एक रिएक्शन है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, और हो सकता है कि इस साल भी आने के चांसेस हैं, डिफाइन ब्रीफली आ जाए तो ये आपकी एक रिएक्शन बन जाएगी। करना क्या है जी इसमें, एक लिया हमने प्राइमरी एमाइन RNH2, एक लिया हमने KOH स्ट्रॉन्ग बेस, और एक हमने लिया ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म आप बिल्कुल ही दिमाग में रखिए। अब बच्चा कैसे याद करेगा जी इसको, ये 3 मैंने लिखा नहीं इसमें, 3 KOH है, बैलेंस नहीं लिखा, लेकिन मेन जो समझना कि कहीं भी एल्कली मेटल हो और कहीं हो हैलोजन, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि हैलोजन अगर कहीं पर है और कहीं पर आपका एल्कली मेटल है तो वो बहुत ही गाढ़े दोस्त हैं, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही कर्री वाली है, तुरंत वो जो है रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले बाई प्रोडक्ट जो बनेगा आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन के अलग हो जाएगा सबसे पहले। दूसरी कंडीशन क्या होगी जी, कहीं OH हो और H दिख जाए, ये भी एक याद करने का बता रहा हूँ तरीका बाई प्रोडक्ट के वे में, कि यदि कहीं OH है और आ जाए H तो वाटर बनने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। यहाँ देखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव आयन को छोड़ देगा, और इधर आप देख रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ क्या बनेगा, दूसरा बाई प्रोडक्ट आपका वाटर तो बनना ही बनना, KCl बन गया, वाटर बन गया। अब जो नेक्स्ट वाला बनता है वो आपका RNC, ट्रिपल बॉन्ड आप इस तरह जानते हैं, ये आपका बन जाएगा, इसको RNC बोलते हैं। तो ये कंपाउंड जो रिएक्शन है ये आइसोसाइनाइड कहलाती है, इसमें साइनाइड कहना चाहिए, आइसोसाइनाइड इस वजह से है दिस ग्रुप। तो ये वाली रिएक्शन बहुत बोर्ड एग्जाम की फेवरेट रिएक्शंस में है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो पूछी जाती है, और उसको याद करना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी खासियत क्या है जो आपको याद रखनी है, ये मैं आपके प्लस पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, कि ये वाली रिएक्शन प्राइमरी अमाइन पहचानने के लिए भी सबसे टॉप है, नंबर 1 है, कि आपको 1 डिग्री अमाइन दिया जाए, 2 डिग्री अमाइन दिया जाए, 3 डिग्री अमाइन दिया जाए, और आपको 1 डिग्री यानी प्राइमरी अमाइन ही कहना चाहिए कि आपको पता लगाना, डिस्टिंग्विश करना है। तो ये वाली जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ ही हो सकती है, और इसको जो लिखा गया है बुक्स में आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी लिखा गया है। तो ये मैंने आज आपसे कुछ चर्चाएं की हैं अमाइन में, और आई होप कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपके काम आने वाली हैं। जितनी चीज़ों की चर्चाएं हमने आज आपसे की हैं आज की क्लास में, वो आपके इसलिए है कि आप उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और एक विश्वास ये होगा कि जो भी आपको PDF के नोट्स वगैरह भेजे जाएं उनको कृपया करके ज़रा फेयर जरूर कर लिया करें। टीचर बहुत हार्ड लेबर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई टीचर ने कहीं किसी नेट से कोई कॉपी पेस्ट मार दिया और आपको दे दिया। टीचर का काम होता है कि आपको वो चीज़ बहुत ही सोल्यूबल कहना चाहिए, आपकी जो ईजी टू लर्न हो, जो आपकी समझ में आ जाए, इस कॉन्सेप्ट में भेजी जाए। तो जितनी भी फाइल आपको PDF में भेज रहे हैं टीचर, तो जब टीचर आपके लिए इतनी लेबर कर रहा है तो एक थोड़ी सी मोरल ड्यूटी आप लोगों की भी बनती है कि आप कृपया करके उन नोट्स को फेयर जरूर कर लिया करें।
अब आपके लिए भी 2 सेशन लगाए हैं, लाइव सेशन अलग है आपका, और आपका कहना चाहिए कि रिकॉर्डेड, भले रिकॉर्डेड है लेकिन एक्चुअली दिया आपको जा रहा है कि आप अच्छी तरह कंटेंट को समझ। तो मेरी आज की क्लास बस यहीं तक ही समाप्त होगी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।